तरह तरह के सुधार आंदोलन अपने देश में हुए और कुछ आज भी चल रहे हैं। उनका परिणाम तो हुआ, प्रभाव तो हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। अभी भी ऐसे सुधार के उपक्रम, सुधार के अभियान, सुधार के आंदोलन करने पड़ते हैं। और एक धारा थी जिन्होंने कहा कि पहले अपने मूल पर चलो, फिर से हम उसको भूल गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, दो मुख्य नाम उसमें लिए जाते हैं, जिन्होंने अपने मूल पर समाज को खींचने का प्रयास किया। उसके चलते जो जो हुआ, इन पहले की तीन धाराओं सहित भारत में आज जो कुछ चल रहा है उस पर इनका प्रभाव है। कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत वहां पर है, कहीं ना कहीं विचार का जो प्रवाह है वो वहां से जुड़ता है। परंतु ये चारों धाराएं चली जैसा भारत हमको चाहिए। 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कह सकते कि वैसा खड़ा हुआ। इसका कारण क्या है? संघ के निर्माता जो थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इन चारों धाराओं में काम कर चुके थे। उनको हम जन्मजात देशभक्त कहते हैं, क्योंकि बचपन से ही ये चिंगारी उनके मन में थी कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। स्वयं बचपन में ही अनाथ हो गए थे, दरिद्रता में आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन देश के लिए चलने वाले कामों में भाग लेना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और विद्यार्थी के नाते उनका जो कर्तव्य था अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूर्ण करना, उसमें अपने विद्यालय में पहले 10 में आना, ये भी कभी उनका छूटा नहीं। वंदे मातरम आंदोलन 1905-6 में जो हुआ, उस समय उन्होंने नागपुर के सारे विद्यालयों में उस आंदोलन का संगठन किया। जब इंस्पेक्टर लोग स्कूल इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो हर क्लास में उनका स्वागत वंदे मातरम से होता था। चिढ़कर उन्होंने सारे विद्यालय बंद कर दिए। कौन इसके पीछे पता लगाने का प्रयास किया। 4 महीने स्कूल बंद रहे, पता नहीं लगा। अंत में कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो अभिभावक गार्डियंस थे और सरकार में, कि एक नॉमिनल अपॉलॉजी हो जाए स्कूल में एंटर करते समय गेट पर, और शिक्षक खड़ा रहे हो, पूछे गलत हुआ ना, माफी चाहते हो ना, तो मुंडी हिलाना, नॉमिनल अपॉलॉजी। स्कूल शुरू हुए, लेकिन 2 छात्र नागपुर के थे जिन्होंने ये भी करने का इनकार कर दिया कि भाई भारतवासी हम हैं, भारत माता हमारी, उसके स्वतंत्रता की बात को नकारना सपने में भी हम नहीं कर सकते। वो हमारा श्रद्धा स्थान है, वंदे मातरम कहना ये हमारा अधिकार है, और इसलिए हम सपने में भी उसको ना नहीं कर सकते, तो हम माफी कैसे मांगेंगे? तो स्वाभाविक वो दोनों रस्टिकेट हुए। उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे जो बाद में डॉक्टर बने। फिर उस समय राष्ट्रीय विद्यालय चलते थे, उनमें जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मैट्रिक में इस परिस्थिति में भी वो फर्स्ट क्लास में पास हुए। नागपुर के लीडर लोगों ने उनका ये स्पार्क देखकर, ये चिंगारी देखकर तय किया कि इनको कलकत्ता जाना चाहिए, मेडिकल पढ़ना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई का बहाना है, परंतु करना है वहां क्या? क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी वहां है, अनुशीलन समिति, उससे संबंध स्थापित करना और क्रांति कार्य पश्चिम भारत में भी शुरू करना। तो उनकी योजना के अनुसार पास में पैसा न होते हुए भी चंदा करके जो थोड़ा जमा हुआ, उसके आधार पर डॉक्टर साहब कलकत्ता गए। किसी लॉज में जगह नहीं थी, तो अपने 2 मित्र एक कमरे में रहते थे, उनके बिस्तर के बीच की जगह में अपना बिस्तर लगाया और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी अच्छी तरह पूरी की, फर्स्ट क्लास में हो गए, और क्रांतिकारक समिति से संबंध भी स्थापित कर लिया।
स्वर्गीय त्रैलोक्यनाथ जी चक्रवर्ती, स्वर्गीय रासबिहारी बसु, इनके लिखे पुस्तकों में उनका उल्लेख आता है। उनका कोड नेम कोकेन था। कोकेन चंद्र एक जीवित वास्तविक व्यक्ति थे जो चंद्रनगर में रहते थे, लेकिन उनके नाम से इनका वहां का चलता। सीआईडी को पता लगा तो कोकेन को अरेस्ट करने वो चंद्रनगर जाके उनको लेके आई दूसरे को। ऐसी कहानी भी है वहां। यह सब उन्होंने किया, लेकिन क्रांतिकारक आंदोलन भी बंद हो गया। अनेक लूपहोल्स के कारण, अनेक कमियों के कारण अंग्रेज सरकार ने उसको दबाने में यश प्राप्त किया। इनकी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई। 3000 रुपए मासिक की एक नौकरी बर्मा में उनके लिए तैयार थी। प्रिंसिपल ने कहा, इन्होंने कहा मैं नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो अपने देश के लिए काम करने वाला हूं, और इसलिए नागपुर वापस आए। चाचा जी ने विवाह के बारे में पूछा। चाचा जी को पत्र लिखा कि इस जीवन में मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी अनुशीलन समिति में प्रवेश करने के पहले कि यह जन्म मेरा देश के लिए है, अपने सुख का विचार अगले जन्म में करेंगे। और इसलिए कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया। 1920 में उस आंदोलन का प्रचार करते समय जो भाषण किए, उसके चलते सेडिशन का मुकदमा उन पर चला, और उसमें उन्होंने अपना डिफेंस दिया। डिफेंस देते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डिफेंस दूंगा तो कोर्ट में मेरा और एक भाषण होगा, पत्रकार वगैरह आएंगे, और एक बार मेरे प्रचार की मुझे संधि मिलेगी। और उन्होंने भाषण किया। वो भाषण करने के बाद जो जजमेंट आया, उसमें जज ने लिखा कि जिन भाषणों के कारण इनको आरोप लगा है इन पर, उन भाषणों से इनका बचाव का भाषण ज्यादा सेडिशियस है। क्योंकि उन्होंने यहीं से शुरुआत की कि अंग्रेज लोग हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, ये किस कानून के तहत कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया। स्वतंत्रता तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध हक है। मैंने लोगों को यही बताया है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय बताए हैं, किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा है। जो आपके भाषण लिखने वाले लोग हैं, उनको मराठी भी ठीक से नहीं आता, मेरे भाषण मराठी में हुए। आरोप तो आपका झूठा है, लेकिन ये कोर्ट भी बेकानूनी है। इस न्याय को, इस न्यायाधीश को, इस न्यायालय को मैं नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। और इसलिए उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास हुआ। सब ऐसे जो आंदोलन थे, क्रांतिकारकों का आंदोलन था, राजनीतिक जागृति के आंदोलन थे, समाज सुधार के काम थे, धर्म जागृति के काम थे, अपने मूल पर वापस आने के लिए, इन सब में उन्होंने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, कार्यकर्ता के नाते काम किया। कार्य पद्धति जान ली, कैसा काम करते हैं, समाज की स्थिति क्या है, ये करने से समाज में क्या होता है, ये सब उन्होंने जान लिया, अनुभव लिया। और इस लंबे समय के दौरान उनका इन सब काम में काम करने वाले जो श्रेष्ठ लोग थे, धुरीण थे, लीडर लोग थे, उनसे संपर्क आया, चर्चा भी हुई। उनकी यह सक्रियता संघ स्थापना के बाद भी कायम थी। संघ शुरू होने के बाद 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। उस जंगल सत्याग्रह में भी वो संघ के सरसंघ चालक हो गए थे, उसको छोड़कर नया सरसंघ चालक नियुक्त करके आंदोलन में गए। वहां भी उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई। वो काटकर वापिस आए, फिर जो सरसंघ चालक बने थे उन्होंने अपना कार्यभार वापस कर लिया, फिर संघ का नेतृत्व किया। तो उनका अनुभव था, और इस दौरान सबसे बात हुई, सुभाष बाबू से, महात्मा जी से, लोकमान्य तिलक से, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जी को तो महाराष्ट्र में अंडरग्राउंड उन्होंने रखा, नागपुर में रखा। बाद में लगा कि नागपुर सेफ नहीं उनके लिए, तो अकोला में भेजा। ये सब करते हुए इन सब लोगों से चर्चा होती थी, तो उनको ध्यान में आया कि सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे उपाय अधूरे रहेंगे अगर इस समाज के जो कुछ दुर्गुण हैं, जो घुस गए हैं इसमें, उसको दूर न किया जाए।
क्योंकि एक बात तो स्वतः सिद्ध है कि देश को बड़ा करना है, देश को स्वतंत्र करना है, कुछ भी करना है तो नेताओं के भरोसे, संगठनों के भरोसे नहीं होता। वो सहायक जरूर होते हैं, लेकिन सबको लगना पड़ता है, सब में एक गुणवत्ता आनी पड़ती है। पूरे समाज के प्रयास से कोई भी परिवर्तन आता है। आज अपने देश को बड़ा करना हम चाह रहे हैं, वो किसी के भरोसे छोड़ के नहीं होगा, सब सहायक होंगे। नेता, नीति, पार्टी, अवतार, विचार, संगठन, सत्ता, सब इनका रोल असिस्टेंस का है, लेकिन मुख्य कारण जो बनता है वो समाज का परिवर्तन है, समाज की गुणात्मक उन्नति है। और बिना उसके हुए हमारे काम फुलफिल नहीं होंगे। जो इश्यूज लिए हैं वो शायद रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो फिर से खड़े नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि स्वतंत्रता की बात ले तो हम देखते हैं कि कितना लंबा आता है आक्रामकों का। हर बार कोई आता था, हमको देखते देखते जीत लेता था, फिर हम जागरूक होकर उसको खदेड़ देते थे, दूसरा आता था। ये सब बार बार क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसे दोष है जिनको निकालना चाहिए, कुछ ऐसे गुण है जिनको विकसित करना चाहिए, और इसलिए ये काम किसी को करना पड़ेगा। हम लोग नहीं कर सकते क्यों? नहीं, हमने अपना अपना काम चुन लिया है। इनका भी अध्ययन, डॉक्टर हेडगेवार का भी अध्ययन, चिंतन, वो इसी निष्कर्ष पर आया था। जिन महानुभावों के मैंने नाम लिए हैं उन सबको आप पढ़ लीजिए तो आपको ये भाव मिलेगा। उसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है। स्वदेशी समाज नाम का श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का निबंध पढ़िए। उसमें उन्होंने कहा है कि समाज की जागृति राजनीति से नहीं होगी। हमारे समाज में समाज का स्थानीय नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने शब्द किया है नायक, जो स्वयं शुद्ध चरित्र है, जिसका समाज से निरंतर संपर्क है, समाज जिस पर विश्वास करता है और जो अपने देश के लिए जीवन मरण का वर्ण करता है, ऐसा नायक चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। इतने बड़े खंडप्राय देश में गांव-गांव में, गली-गली में ऐसा नायक चाहिए, जिसके जीवन से एक वातावरण बनता है, वातावरण में समाज अपनी कृति बदलता है। ऐसे नायकों का निर्माण होना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशी समाज में बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया है। इन सब के बोलने में, लिखने में ये बात आई है कि राष्ट्र को खड़ा करना है तो अपना राष्ट्र नया नहीं बनाना है। हमारे यहां पहले से हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा है कि युवा वृद्ध को प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजों के आने के कारण रेल लाइन वगैरह आ गई, सारा देश एक बन गया। तो वृद्ध के रूप में वो गांधी जी उत्तर देते हैं हिंद स्वराज में कि ये भी बात तुमको अंग्रेजों ने ही सिखाई है। अंग्रेजों के आने के बहुत पहले हमारा देश एक था। तो हमारे देश का अस्तित्व ये बहुत प्राचीन है। परिस्थितियां बदलती है, उसमें परिस्थिति बदलती है, इसलिए वो एकत्व नहीं बदलता। स्वदेशी समाज में ही रविन्द्रनाथ जी ने लिखा है कि कोई नया व्यक्ति हम में आने से हम भारत के लोग डरते नहीं, क्योंकि सबके प्रति अपनेपन का हमारा स्वभाव है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि आदि आपस में संघर्ष नहीं करेंगे, इसी देश के लिए जिएंगे, इसी देश में मरेंगे। आपस में संघर्ष करते करते कोई एक हल वो इसका निकाल लेंगे और साथ में जिएंगे। आगे वो कहते हैं कि ये हल अहिंदू न होकर विशिष्ट रूप से हिंदू होगा। ये उन्होंने लिखा है। उस शब्द के बारे में क्या है बाद में बताता हूं मैं, परंतु यह विचार सब में था कि अपना देश प्राचीन समय से एक है
अपने समाज को उन्नत बनाना चाहिए। वो सदा के लिए संकट परंपरा का निवारण करने का एकमात्र उपाय है। लेकिन फुर्सत नहीं है तो